अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना काइंडनेस के साथ पेश आएं, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर दे। एंड अनन, हमारी भी तो यही कोशिश होती है कि एक दूसरे का मूड जो है हमेशा अपलिफ्टेड रखें एंड आपके जो इर्द के लोग हैं उनके साथ शुरू करें। तो चाहे वो आपके को वर्कर्स हों, चाहे वो आपके कॉलीग्स हों, आपके घर वाले हों, आपकी फैमिली हो, आप देखें किसी का मूड इतना अच्छा नहीं है तो आपने कोशिश करनी है फिर भी अपना मूड खराब नहीं करें और उनके साथ अच्छे तरह से पेश आए और इवन रैंडम लोगों के साथ भी काइंडनेस के साथ पेश आए। तो बाकायदा तौर पे प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगी। अगर बात करें ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर की तो 33 डिग्रीज रहेगा और इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 23 डिग्रीज। अगर बात करें बारिश की तो 10% चांसेस हैं कि बारिश होगी और हवा 11 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। हनान, अभी जो मैं चेक कर रही थी वेदर के हवाले से तो बादल नजर आ रहे थे फैसलाबाद शहर के अंदर, तो हो सकता है कि मौसम जो है थोड़ा सा बदलता हुआ हमें नजर आए दिन के थ्रू आउट। लेकिन ऑफकोर्स जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो तो दिन ब दिन कम होता जा रहा है और आई थिंक अब ठंड भी लगना शुरू हो गई कमरों के अंदर और घरों के अंदर जो है। अगर पहले आप एसी चलाते थे या पंखा चलाते थे तो डेफिनेटली अब वो जो है थोड़ा आहिस्ता होना शुरू हो गया। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और ये भी सुनने में आया कि महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान भर में बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है और आज इम्कान भी है बहुत सारे शहरों में बारिश का। और शहर फैसलाबाद में भी, जैसा कि फातिमा ने भी कहा, अनप्रेडिक्टेबल होता है, अचानक से बादल आ जाते हैं और बरस जाते हैं। तो हो सकता है कि बारिश जो है कभी यहाँ पे आके बरस जाए आइंदा 24 घंटों के अंदर, क्योंकि 10% चांसेस हैं, 0% तो नहीं है। तो कोई ऐसा गाना है या कोई ऐसी चीज है जो कि बारिश अगर हो या बादल आ जाए तो दिल करता है कि भाई ये गाना होना चाहिए और चाय होनी चाहिए? हाँ, क्यों नहीं। आपका मूड जब खुशगवार होता है, खुशगवार मूड को सोने को कहते हैं ना, सुहागा करने के लिए आप फिर बहुत सारी चीज़ों का, खानों का इस्तेमाल करते हैं, गानों का इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों के साथ बैठकों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग शायरी को पसंद करते हैं, अकेले बैठे अपने मनपसंद शायर की शायरी जो है वो और अब तो बारबेक्यू सीजन भी मेरा ख्याल है शुरू होने वाला है। बारबेक्यू सीजन भी स्टार्ट हो रहा है, पार्टीज भी होंगी आगे जाके, तो वीकेंड के ऊपर खास तौर पे इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे भी आज थर्सडे है, आपको पता है, बहुत सारे हमारे यहाँ तो फ्राइडे को ज़्यादातर छुट्टी होती है, तो बहुत सारे लोग आज रात को हो सकता है कि वीकेंड नाइट जो है उसे मनाए। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है, रोजाना की बुनियाद पर हम कहते हैं आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उसे ज़ाया मत होने दें, उसकी 30 सेकंड की बनाए वीडियो व्हाट्सएप करिएगा हमें उस नंबर पर जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाएगा। इसके अलावा टैलेंट से हट के आपकी खुशियों में भी शामिल हुआ जाएगा। खुशियों में शामिल होने के लिए जनाब आपकी बर्थडे सेलिब्रेशन की 30 सेकंड की वीडियो आपने बना के हमें सेंड करनी होगी। हम आपकी बर्थडे सेलिब्रेशन की वीडियो अपने मॉर्निंग शो सिटी एट 10 के प्लेटफॉर्म से ऑन एयर करके आपकी खुशियों में शामिल होंगे। और एक और चीज़ जनाब, जो कि हम पिछले हफ्ते से आपको कहते आ रहे हैं, आपकी कोई भी घर में शादी है, सालगिरह है, किसी भी चीज़ पे आप हमें इनवाइट करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया जाएगा, आप उस पर इनवाइट कर सकते हैं हमें। मैं और फातिमा आपके घर आके आपकी सेलिब्रेशन में शामिल होंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे और वीडियो बना के हम उसको मॉर्निंग शो में शामिल भी करेंगे। तो हमारा आपके साथ इंटरेक्शन बेहतर रहे, आपके साथ इंटरेक्शन ज़बरदस्त रहे, उसके लिए हम ये नया सेगमेंट है जो कि स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें मदद चाहिए होगी ऑडियंस की। फातिमा? बिल्कुल अनान, और जैसे कि कहते हैं कि खुशियां जो हैं वो बांटने से ज्यादा हो जाती हैं और गम बांटने से कम हो जाते हैं। तो आई थिंक यही हमारा पर्पस होता है, हमारी कोशिश होती है कि हमारी जो ऑडियंस के साथ हमारा कनेक्शन है वो सिर्फ स्क्रीन के थ्रू ना हो बल्कि एक पर्सनल कनेक्शन हो। क्योंकि हनान, हमें तो ऐसे ही लगता है कि हमारा जो वक्त है पूरे दिन का, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट यही वक्त होता है जो हम आप लोगों के साथ गुजारते हैं। लेकिन तो हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा ज्यादा कर लें, इसलिए हम आपके घर ही आ जाएंगे। मुश्किल चीज ये होगी फातिमा कि अगर किसी ने शादी पे बुलाया, हमें चूज करना पड़ेगा, फिर हम ड्रेस क्या पहन के जाएं। और जैसे लास्ट टाइम हम जो तारक जमील साहब के ब्रांड के ऊपर भी गए थे, वहां पे भी सर्च आउट किया, चीज़ों को देखा हमने, ड्रेसेस वहाँ से भी लिए। तो ऐसे अगर कोई इनवाइट करता है तो फिर हम ड्रेसिंग भी उस हिसाब से जो है वो जाना पड़ेगा। देखें, अभी आज हम गेस्ट की तरफ नहीं गए, उनका इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, ऑडियंस की इंटरेक्शन जो है वो काफ़ी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हम इंटरेक्शन को कायम रखते हुए जो है वो शहर फैसलाबाद की जो ट्रैफिक की सूरत हाल है उसको पहले, क्योंकि ट्रैफिक फैसलाबाद में बढ़ती जा रही है। इवन आप जब सुबह ड्राइव करके आ रहे होते हो तो आपको यही देखना पड़ता है कि कौन सी सड़कें जो हैं वो खाली हैं, कौन सी वो ट्रैफिक वाली, तो हम आपका वो काम जो है वो थोड़ा सा आसान कर देते हैं। तो जनाब हमारे रिपोर्टर वकास हमारे साथ
कॉल पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं वकास, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल खैरियत से दिन का आगाज करते हैं और हमारे शहरी बहुत सारे जो कि इस वक्त 41 को ट्यून अप करके बैठे हैं, देख रहे हैं शहर की ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से लाजमी तौर पर जानना चाहेंगे। तो जनाब क्या सूरत हाल है, कहीं पे ट्रैफिक जैम तो नहीं आज? जी ट्रैफिक जाम तो जाहिर सी बात है, 80 लाख का आबादी का शहर है, तो हनान कहीं ना कहीं तो ट्रैफिक के मसाइल जो है वो मौजूद रहते हैं। बहरहाल अगर हम बात करें इस वक्त हमारे शहर से बाहर जाने वाले जो रास्ते हैं उनमें से 3 अहम रास्ते हैं जिन पे कंस्ट्रक्शन वर्क जारी होने की वजह से ट्रैफिक जो है मामूल से थोड़ी सुस्त चल रही है। जिसमें खासतौर पर अगर बात की जाए तो फैसलाबाद से चनियोट जाने के लिए सरगोदा रोड है, झंग जाने के लिए झंग रोड जो है, इसके बाद अगर बात की जाए तो नड़वला रोड जो है, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है, कुछ नए रोड के कुछ हिस्से जो है वो नए तामीर होने हैं, जिसके बाद वहाँ पे वर्कर जो है वो बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो सिंगल रो पे मुंतकिल कर दी जाती है और इसके बाद ट्रैफिक जो है कुछ सुस्त रवि का शिकार है। ओवरऑल अगर शहर के अंदरूनी सूरत हाल की बात की जाए तो सर्कुलर रोड पे जो है वो ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है, जिसका बाइस सर्कुलर रोड पे खराब होने वाली वो गाड़ी है जो आज सुबह से जो है रोड के दरमियान में खराब पड़ी है। इसके बाद अगर दीगर चौराहों की बात की जाए तो ओवरऑल शेखपुरा रोड जो है वो मुकम्मल तौर पे आज क्लियर है, जबकि इसके साथ साथ जड़ावाला रोड जो है वो भी आज नॉर्मल रूटीन पे चल रहा है। जी बहुत शुक्रिया वकास बेग आपका हमारे साथ कॉल पर रहने के लिए और शहर फैसलाबाद की ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से बताने के लिए। तो ये बहुत वैसे एक अच्छी चीज़ है, बहुत सारे लोग जब सुबह सुबह फातिमा ऑफिस के लिए निकलते हैं तो जल्दी में होते हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ शायद एक कल्चर है कि लेट उठना और लेट पहुंचना, लेकिन इस कल्चर को चेंज करने की जरूरत है। लेकिन लोगों की कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठें और फट से ऑफिस पहुंचे, उसके लिए कोई ना कोई शॉर्टकट तलाश कर रहे होते हैं। बिल्कुल हाँ, ऐसे होता है और जल्दी तो हर कोई पहुंचना चाहते हैं। एक ये भी चीज़ है कि अगर टाइम से उठ भी जाएं और टाइम से आप निकल भी जाएं, फिर भी कई दफ़ा इस तरह से होता है कि रास्ते में आपको ट्रैफिक इस तरह की मिल जाती है जो कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से होती है। सिर्फ गाड़ियों का रश नहीं होता, कई बार मोटर बाइक, साथ रिक्शे, और इतना क्राउडेड सा आपके पास स्पेस हो जाता है कि आपकी गाड़ी कुछ मिनटों में भी थोड़ा सा फैसला जो है वो तय कर पाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपका जर्नी टाइम बड़ा ज्यादा हो जाता है। लेकिन फैसलाबाद की आबादी, जैसे कि वकास भी कह रहे थे कि इतनी आबादी में ट्रैफिक तो लाजमी तौर पे होगी। हम चाहते हैं आपका काम आसान हो जाए, इससे हमारी कोशिश होती है आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि किस तरह की ट्रैफिक जो है लाजमी तौर पे शहर के अंदर है, ताकि आप अपने रूट्स जो हैं वो उस हिसाब से सिलेक्ट कर पाए। हनान हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, मेरे ख्याल है इंट्रोडक्शन कराई देते। बिल्कुल इंट्रोडक्शन जनाब आज करवाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकरीबन 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। शहर फैसलाबाद के अंदर क्या सूरत हाल रही, MP MNAs की जानब से अब आने वाले दिनों के अंदर क्या स्ट्रेटजी होगी, इलेक्शन जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, आवाम को खुश करने के लिए तरक्याती कामों पे जो है वो जोर देना होगा। बहुत सारे इलाकों में दिया भी जा रहा है, बहुत सारे इलाके निगलेक्ट भी हो रहे हैं। इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे शहर की बहुत ही प्यारी MP हैं जनाब, जिन्हें आज हमने शो के अंदर दावत दे रखी है। इनका सूट देखें, जूते देखें, बाल देखें, हेयर स्टाइल देखें तो काफ़ी ग्रूमिंग जो है वो नज़र आती है। तो जनाब मेरी मुराद MPA फिरदौस राय साहिबा से, तो वेलकम करते हैं मैडम आपको शो के अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। और उनके साथ साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर उमैर अजमत भी मौजूद हैं। उमैर आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो मैडम की तरफ चलते हैं, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मैडम पहले तो बताइएगा, आपकी ड्रेसिंग सेंस बड़ी अच्छी होती है, कौन कपड़े चूज करता है आप? बहुत मुश्किल सवाल है। देखिए, चूज करने वाली मामलात अब नहीं रहे। हाँ। अब तो आपको सुबह उठना है, उठने के बाद वार्डरोब खोलनी और जो आपको नजर आता है आपको पहनना है। आज अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जैसे मैं उठी और मेरे घर की लाइट बंद थी वापडा सिटी पूरे की। अच्छा। तो मेरे लिए बड़ा उस वक्त मुश्किल मरहला था कि मुझे आपके पास आना था और टाइम बड़ा शॉर्ट था। मैडम वैसे ये भी तो होता है ना कि वार्डरोब खोले आगे दर्जनों सूट लगे हों, बंदा कंफ्यूज हो जाता है, यार मैं पहनूं तो पहनूं क्या। ये बिल्कुल आपने सही बात की है। हम खवातीन खासतौर पे मेरा ख्याल मेरे से फातिमा जो है एग्री करेंगी कि हम वाकई वार्डरोब में इतने ही ड्रेसेस होते हैं और उस वक्त हम कंफ्यूज हो रहे थे कि पहनना क्या है। तो आज मेरे लिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि लाइट नहीं थी, प्रेस होने थे कपड़े, सो आई वाज कंफ्यूज्ड। और फिर मैंने जल्दी से ये जो है वॉश एंड वेयर टाइप का क्रीज रेजिस्टेंट जिसको आप कहते हैं, ये एक ड्रेस निकाला। मैंने कहा ये मेरा साथ देगा। और ये वो चीज़ें हैं जिसे हमें केटर करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि वक्त
मुताबिक अगर कोई मसले में फंस गए हम, किसी मुश्किल में हैं, तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए मेरा तो आपके साथ टाइम था, हाँ। मुझे तो हर हाल में पहुंचना था। अब इसका ये मतलब नहीं कि अगर मेरा ड्रेस तैयार नहीं तो मैं यहाँ आऊँ। मैडम आपका ड्रेस रेडी ना भी हो, क्योंकि आप स्टूडेंट रही हैं फैशन डिजाइनिंग की, तो आपको पता है कि चीज़ों को कंपाइल किस तरह से करना है, नॉर्मल चीज़ों से भी कैसे अच्छा दिखना है। इसके लिए प्रेजेंटेशन आपकी बेहतर होती है और काफ़ी आपको इल्म है इस चीज़ के बारे में। बहुत शुक्रिया जी, आप इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे दे रहे हैं, और मैं इस बात पे मुझे खुशी भी होती है कि आप जैसे यूथ के लोग जब बैठते हैं, यंग लोग मुझे ये कमेंट्स देते हैं, तो मेरे लिए इंस्पिरेशन भी होती है। और मैं समझती हूँ कि हम सबको इसके मतलब इन मामलात में देखना चाहिए कि हम किस जगह पे जा रहे हैं, कैसा माहौल होगा। जैसे ऑफिस में अगर जाते हैं तो हमारा डिफरेंट ड्रेसिंग होनी चाहिए। अगर हम किसी, वही बात है जैसे आप पार्टी के लिए कहते हैं, तो फिर पार्टी के लिए डिफरेंट होना चाहिए। और उसके साथ साथ कलर्स का, और आपका वेन्यू शादी है तो जाहिर है आप शादी के हिसाब से जाएंगे, और ये एक सेंस हम सबको होनी चाहिए। इसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि आज के वक्त में, आज का जो आप बात कर रहे हैं, इस हवाले से मैं बिल्कुल ड्रेसिंग को इम्पोर्टेंस देती हूँ। और ड्रेसिंग हमारी जो है शख्सियत का निखार है, और हमें सोचना चाहिए बिल्कुल कि हम किस मौके पे किस तरह का ड्रेस पहन के जाएं। और इवन मेकअप का भी हमें जो है उसको भी सिलेक्ट करते हुए सोचना चाहिए कि हम ऑफिस में जा रहे हैं, हमारा मौसम कैसा है, हमारे वहाँ पे शूज़ कैसे होने चाहिए। सम टाइम मैं किसी स्कूल में जाऊँ या इधर उधर जाऊँ, तो वर्किंग क्लास की जो खवातीन हैं वो इतने बड़े बड़े हील्स पहन के वो काम कर रही होती हैं। तो आई थिंक दैट इज़ नॉट फेयर। ये डिपेंड करता है मैडम कि आप कहाँ जा रहे हैं, उस हिसाब से फिर आपको उस इवेंट के हिसाब से, उस हिसाब से ये आज का हम सुबह का एक मैसेज ही समझ लें कि हम सबको मिल के इसके ऊपर थोड़ी बहुत अवेयरनेस के सेशंस भी करने चाहिए, और हमें आगे लेके चल। बहुत हैवी ड्रेसेस हैं पाकिस्तान में, आप देखते हैं हमारा शौक है कि हम हैवी ड्रेसेस पहने, और डिजाइनर्स भी कोशिश करते हैं एम्ब्रॉयडर्ड और ये वो। लेकिन जबकि आप बाहर जाते हैं तो वेरी सिंपल बट वेरी एलिगेंट ड्रेस होता है। शॉर्ट शर्ट हो गई और उसके साथ टाइट्स हो गई, आप काम करने जा रहे हैं तो आप इजी फील करते हैं। आप यकीन मानें कि मैं समझती हूँ कि हम सबको भी मिलके इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब हमारी मोस्ट ऑफ द लेडीज़ जो हैं और आप जैसे यंग बॉयज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो हमें इसके ऊपर ड्रेसिंग के ऊपर बिल्कुल फोकस करना चाहिए। और इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी आप अपने से चैनल से। मैडम लेकिन हनान की ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। आई थिंक आई डू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। और हनान, हमारा ये बहुत दफा होता है कि हमारे कलर्स मैच कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे होता है, और यही मैं आपसे पूछने वाला था कि समटाइम आप भी वार्डरोब में देखती होंगी, सूट्स तो काफी होते हैं लेकिन 2-3 कलर्स कुछ ऐसे होते हैं या 2-3 सूट्स ऐसे होते हैं जो दिल को लगे होते हैं, और जब कुछ चूज नहीं करता बंदा फिर वहीं पे आके वही पहन लेता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। एक्चुअली ये जो चीज है ना, मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये एक्चुअली मौसम में होता है। सम टाइम ऑफ वाइट्स आपको एवरीबॉडी वुड लाइक के ऑफ वाइट ही पहनना है। व्हाइट एंड ब्लैक मैडम एक ऐसा कलर है जब कुछ नहीं आपको मिलता आप वो पहन लेते। लेकिन ये मैं बताऊं, ये हवाओं और फिजाओं में होता है। आपको कभी शोक ड्रेसेस, और सभी शोक पहन रहे होते हैं। आजकल आप देखें पाकिस्तान में ग्रीन बड़ा है, शॉकिंग पिंक, इस किस्म के कलर्स जो है, शॉकिंग कलर्स जो हैं वो मतलब आम हो रहे हैं। तो ये वाकई मौसम के हिसाब से और आपके मूड के हिसाब से चीजें चलती। अच्छा, अब विंटर्स आ रहे हैं, और क्योंकि मैं पर्सनली बहुत अच्छी नहीं हूँ फैशन में। हाँ, ये जरूर है कि कुछ चीज पसंद आ जाए, कोई एक अच्छी है आप, मतलब सिंपल रहना भी। लेकिन आई थिंक देयर आर पीपल हु हैव अ बेटर सेंस ना, एंड स्पेशली अगर हमारे साथ फैशन डिजाइनर हो जिनकी इतनी अच्छी फैशन सेंस है। तो मैं इसलिए चाह रही हूँ कि विंटर्स आ रहे हैं, कौन से कलर्स हैं जो कि होने चाहिए कि भाई ये इस विंटर में जरूर पहनने हैं। देखिए, इस विंटर में हमें थोड़ा सा हो जाता है कि ब्राइट कलर्स की तरफ हम माइल हो जाते हैं, जिसमें रेड बड़ा अच्छा लगता है, शॉकिंग पिंक बड़ा अच्छा है, ग्रीन, एमरल्ड ग्रीन बड़ा अच्छा है, रॉयल ब्लू आजकल बहुत ज्यादा जो है वो इन हो रहा है। और ये कलर्स है, ये आपकी क्योंकि मौसम ठंडा हो जाता है, तबीयत के अंदर भी एक खूबसूरती पैदा हो जाती है, आप थोड़े माइल्ड मूड में आ जाते हैं, तो ये कलर्स खुद ब खुद आपका दिल चाहेगा कि आप ये पहने। अच्छा, अपने कपड़े अभी भी खुद डिजाइन करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, और क्या चीजें हैं जो आपकी प्रायोरिटी होती हैं कि ये जो है हर कपड़े में होना चाहिए? कलर स्कीम ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है या कंफर्ट, और ये देखना कि कंफर्टेबल भी होने चाहिए? एक्चुअली देखें, उम्र के साथ साथ और आपके माहौल के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। हमें अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए, हमें अडॉप्ट करना चाहिए। देखिए, एज के साथ भी चीज़ें चलती हैं, फिर आपके एटमॉस्फेयर के हिसाब से
जैसे एक ज़माना होता है फैशन करते हैं हम, कुछ भी पहन लेते हैं, हाफ स्लीव्स पहन ली, स्लीवलेस पहन लिया, टाइट्स पहन ली, वो एक वक्त होता है। और अब जिस पोजीशन पे मैं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कि मैं अपने ड्रेस के ऊपर प्रॉपर तरीके से नज़र रखूँ कि मेरे ड्रेस से किसी दूसरे को किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन ना हो। तो ये वो चीज़ है जिसको मुझे हर वक्त मद्देनज़र रखना पड़ता है। कलर्स भी मैं कोशिश करती हूँ कि सॉफ्ट से कलर हों, फुल स्लीव्स हों, गला जो है वो भी थोड़ा बेहतर हो, और इस किस्म का कोई भी चीज़ ना हो जो लोगों को जो है वो मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन कर सके। बहरहाल मेरी कोशिश ही होती है, बाकी तो बिल्कुल जी। उमैर अजमत से भी बात करेंगे, तो उमैर आपसे गुफ्तगू का डिटेल में आगाज करेंगे, और उमैर से भी फैशन पे ही करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। और ये सवाल जो अब मैं उमैर से पूछने वाली हूँ, ये एक्चुअली फिरदौस साहिबा चाहती हैं कि उमैर इसका जवाब दे। उमैर, क्या आप लेंस लगाते हैं या नेचुरली आपकी आंखों का ये कलर? नहीं, लेंस नहीं है, ये आंखें हैं, और ये हमारी फैमिली की, आप कह सकते हैं कि फैमिली में इसी तरह से है। और स्पेशली और आगे मेरी दोनों बेटियां जो हैं, माशाअल्लाह, आंखें बहुत ज्यादा प्यारी है। जो मेरी छोटी बेटी है, उसकी आंखें जो है वो ग्रे और आप कह लें ग्रीनिश टाइप में माशाल्लाह उसकी आंखें। और ये 100% जो है ये कुदरती अता है। इसमें कैमरे की सफाई नहीं है, कैमरे की सफाई है, ये कुदरती चीज है। अच्छा, आपकी ड्रेसिंग कौन चूज करता है, आपकी मिसेज या फिर आपको? अच्छा, वैसे होता है ऐसे कि मोस्टली मैं ही चूज करता हूँ जो ड्रेस मैंने पहनी हो। वैसे अगर बेगम को फरमाइश करें कि आज ये कपड़े पहन लें या ये ड्रेस पहन लें, तो फिर तो जाहिर है वो पहनने ही पड़ते हैं। और देखें कर रहा है बेगम का नाम लेता हुआ ना। और बहुत ज्यादा बार ऐसे होता है कि बाजार जो है जब हम जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो हम इकट्ठे ही जाते हैं और फिर दोनों अपनी पसंद से ही कपड़े खरीदे जाते हैं। और बेगम की जो होती है पसंद है, उसको पूरा एहतराम किया जाता है और उनकी पसंद को मलहूज़े खातर रखते हुए फिर उसी हिसाब से ही ड्रेसेस खरीदी जाती हैं। कभी मैच किया है आपस में कि अच्छा आप ये कलर ले रही हैं तो मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, इस तरह? अच्छा, वैसे वो प्योर हाउसवाइफ है, लेकिन अगर कोई इवेंट्स वगैरह हो तो उस पे इस चीज़ को हम लोग मद्देनजर रखते हैं कि कोई इस टाइप का मैचिंग ड्रेस हो जाए कि वो अगर वो सूट पहने, तो अगर मैंने कोई 2 पीस पहना है तो वो कोई कलर जो है वो करीब हो, ब्लू हो गया या ब्लैक है, इस टाइप की चीज़ें जो है ना उसको हम मद्देनजर रखते हुए, और उससे ये होना भी चाहिए, आप नज़र आना चाहिए कि आप दोनों के मबैन कहीं पे भी अगर आप किसी इवेंट पे जाते हैं, मियाँ बीवी की हम आहंगी है और आप लोगों की लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो है उनमें कितनी ज़्यादा मुमासरत पाई जाती है। तो इसमें मेरे नज़दीक ऐसा सच कोई इशू है नहीं, और ये होना चाहिए, ये अच्छी बात है। इससे आपस में जो प्यार और मोहब्बत है वो ज़्यादा बढ़ती है। अच्छा, कंफर्ट या स्टाइल, किसको प्रेफरेंस देंगे? मैं ज़्यादा, चूंकि हम जॉब पे आना होता है दिल्ली, हम जो मोस्टली है वो कंफर्ट को चूज करते हैं। मौसम की सख्ती, मौसम की खराबी, गर्मी, सर्दी, बारिश, तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, इसके अलावा हमारा फील्ड वर्क होता है, तो हम जो कंफर्टेबल ड्रेसेस होती हैं, वो खास शलवार कमीज हो, वो पैंट शर्ट हो, उसी को, और मेरे ख्याल से चूज भी उसी को ही करना चाहिए जो कोई भी जॉब करने वाला डेली बेसिस पे। हाँ, अगर कोई इवेंट्स वगैरह हैं, कोई शादी का इवेंट है, कोई पार्टी है, तो उस पर फिर आपकी जो चूज है वो या आपका इंतखाब है वो किसी और टाइप का मुनफरिद हो सकता है। कोई भी 3 चीजें जो कि जैसे कि आपने फील्ड वर्क मेंशन किया, आई थिंक हनान बहुत सारे लोग फील्ड में काम करते हैं एंड बड़ा मुश्किल हो जाता है एक बैलेंस रखना, लेकिन आप हमेशा, आपकी एक लुक होती है डेफिनेटली एक बहुत अच्छी और क्लीन लुक, तो क्या टिप्स देंगे, कोई भी 3 टिप्स जो लोग फील्ड में काम करते हैं? अच्छा, एक तो सबसे पहले मेरे ख्याल से जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं उनको ड्रेसेस जो है वो कम से कम इस हिसाब से पहनी चाहिए जिससे आपकी पर्सनैलिटी में निखार आ जाए। मौसम को मद्देनजर रखें कि मौसम के मुताबिक, गर्म मौसम है तो उसी के मुताबिक ही कपड़े आप पहने। अगर आप कोई थोड़ी रेशमी स्टफ वाली गर्मी के मौसम में पहनने लेंगे तो आप सारा दिन तंग ही होंगे, काम उसमें आप क्या करेंगे। इसके अलावा कंफर्टेबल ड्रेसेस होनी चाहिए जो रोज़ाना फील्ड वर्क करने वाले लोग हैं और बाहर निकलने वाले लोग हैं,
और इस किस्म की ड्रेसेस होनी चाहिए कि बैलेंस्ड किस्म की, जब आप लोगों से बाहर मिलें तो ना तो उसमें से आपकी वो बहुत ज्यादा जो ग्लैमर की झलक है वो भी नजर नहीं आनी चाहिए, और ना बिल्कुल इस टाइप की होनी चाहिए कि आप ऐसा ही लगे कि ये कोई चुड्डू सा आदमी आ गया, ये कौन है। ठीक है ना, तो कम से कम एक बैलेंस्ड किस्म की ड्रेसिंग जो है वो बिल्कुल होनी उमैर, चाहिए। हमें पता ही नहीं होता जब आप भी निकलते हैं फील्ड में, मैं भी, कि हमने आज के दिन कुछ लोकेशंस तो डिसाइडेड होती हैं लेकिन 50% लोकेशंस डिसाइडेड नहीं होती। ऐसे ही है। अचानक से कोई असाइनमेंट आ जाए, हमें वहां पे मूव करना पड़ता है और वहां पे जाके फिर परफॉर्म करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, अपनी ड्रेसिंग सेंस उस हिसाब से रखनी चाहिए कि किसी अच्छे इवेंट पे जा रहे हैं तो वहां पे जाके आपको ऑड फील ना हो। बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। तो मैडम भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम क्या कहेंगे, कुछ थोड़े शहर फैसल बात की, अब सूरत हाल के वाले से भी गुफ्तगू कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क कोई स्टार्ट हुआ है, कोई तरक्याती काम किन किन जगहों पे स्टार्ट किए गए हैं, क्या क्या मिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने वाले दिनों के अंदर स्पेसिफिकली फैसलाबाद के लिए? बहुत शुक्रिया, आप खुद फैसलाबाद के रहने वाले हैं और मेरा ख्याल है, और जितना फील्ड में आप रह रहे हैं और जिस तरीके से आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, मैं उस तरीके से शायद आपको फीडबैक नहीं दे सकती। मैडम मैं जस्ट आपके हल्के के हवाले से या आपके तवस्सुस से जो काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हमने 13 अरब के जो प्रोजेक्ट्स थे पहले स्टार्ट किए, फिर अब स्टार्ट हो गए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक और प्रोजेक्ट जो है वो हमें मिल गए हैं। अब बात ये है कि प्रोजेक्ट्स तो चल रहे हैं, इसमें हमें बहुत ज़्यादा, मैं जिस चीज़ों को देखती थी और मेरी जो अपनी नज़र है वो यही है कि क्वालिटी काम होना चाहिए। देखिए, हमें काम हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, आपका वासा का काम हो रहा है, मसाइल हो रहे हैं, यानी कि अभी प्रोसेस चल रहा है। अभी और फंड्स आए हैं कुछ दिन पहले, तो उसके ऊपर भी बात हो रही है। बात यह है कि देखिए, काम तो हम 73 सालों से कर रहे हैं, 74 साल हो गए अब तो। काम तो होते हैं, लेकिन काम हमारे उस तरह से होते हैं जो कि चंद दिनों के बाद सारे उखड़ पुखड़ जाते हैं। इस चीज़ के ऊपर मेरा जो बीइंग एमपीए, जो मेरा जो अपना विजन है वो ये है कि हमारा काम जितना भी करें, थोड़ा करें, बट उसकी क्वालिटी इंश्योर करनी चाहिए। देखिए, सड़कें बनती हैं, जब भी बनी और उसके साथ आपका सीवरेज का निज़ाम ही कोई नहीं। जैसे ही बारिश हुई उसी चंद दिन के बाद वही सड़क जो है वो उखड़ जाती है। लोगों के पैसे हैं, उनका टैक्स का पैसा है, एक एक पैसा कीमती है, उसके ऊपर हम, हमारी और एमपीएस की इस वक्त जो हम काम करवाना चाह रहे हैं उस पर ज़्यादा नज़र है। अब मैं आपको अपनी बात बताऊं कि मेरा एक काम शुरू हुआ था, वो काम जो है वो काम जब शुरू, मैं गांव में काम करवा रही हूँ एक्चुअली। फैसलाबाद में तो माशाल्लाह मेरे एमएनएज एमपीएस बहुत सारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने फैसलाबाद से स्वीप किया था और हमारे काम हो रहे हैं। मैंने कोशिश की कि मैं अपने गांव के कुछ एरियाज में अपने फंड्स जो है एलोकेट करवाए और मैंने वहाँ काम किया। अब जब मैंने काम शुरू करवाया तो आप यकीन माने कि सोलिंग थी और नालियाँ थी, और वो जो काम करने के बाद जब मैं चेक करने गई तो लोगों ने वहाँ कंप्लेंट की कि मैम ये काम क्या हुआ है, ना तो उसकी लेवलिंग हुई है, ना उसका कोई, सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, मतलब आप समझें कि रीसोलिंग हो गई है, यानी वही ईंटें उठाई हैं वही दोबारा लगा दी। तो ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया होता है कि आपके 70 लाख हों या 50 लाख हों, ये मेरी आवाम का पैसा है, और वो पैसा अगर इस तरह से इस्तेमाल हो तो मुझे तो यकीन माने बड़ा दुख हुआ। और उसके ऊपर मैंने स्टेप लिया, उस काम को रुकवाया है। अब उसके ऊपर कमिश्नर साहब, मेरे डीसी साहब, हम सब मिल के उसको देख रहे हैं, और हमारी कोशिश ये है कि उस काम को हम दोबारा से कराएं। एक और इशू था मैडम जो आपने हाईलाइट किया था, डीपीएस का बिलबोर्ड का कोई मसला था, तो क्या मामला क्या था, उसका क्या बना फिर? देखिए, मामलात वही बात है, अभी के हमारा मामलात चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, स्टिल वी आर वर्किंग ऑन दैट। अब बातें कुछ ऐसी हैं जो मैं बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। कुछ हमारे मुल्क के हालात, कुछ ब्यूरोक्रेसी और ये सारी चीज़ें मिल के ना, और ख़ास तौर पे हम एमपीएस भी, ज़ाहिर है हम फैसलाबाद के रहने वाले होते हैं, हमारा भी एक हल्का अहबाब होता है, कुछ लोग हमारे साथ होते हैं, कुछ दूसरी साइड पे होते हैं, तो इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। लेकिन अभी तक आप नाउमीद ना हो, इंशाअल्लाह ताला वो डीपीएस का मामला मैं करवा के छोड़ूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, देर होगी। वो मसला है क्या मैडम? वो मसला यही है कि जी वहां पे सिस्टम कुछ अच्छे तरीके से काम नहीं किया पिछले अदवार में। अब वो 3 साल तो मुझे भी हो गए। मैं यही चाह रही हूं कि डीपीएस के जो मामलात हैं वो अच्छे तरीके से चलें, क्योंकि
आपकी तालीमी जो मामलात हैं वो हमारी आने वाले जनरेशन से नहीं Generations को करती। बिल्कुल। लेकिन आप अच्छी तालीम देंगे बच्चों को, आज हमारी आगे से जो आने वाली नस्लें हैं वो होंगी, बेहतर तरीके से काम कर सकेंगी, परफॉर्म करेंगी। तो मेरा फोकस ज़्यादातर तालीम पे है। मैंने अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को भी देखा और डीपीएस के मामलात को भी देखा। डीपीएस एक ऐसा स्कूल है, ऑटोनमस बॉडी का स्कूल होता है। इसमें हमारी इसमें ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी के लोग और सारे लोग अपने बच्चे दाखिल कराते हैं और काम हो रहा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले, फिर वही बात है, जब मैं बात पिछले की करती मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखिए पिछले को हमें भूल के आगे बढ़ना है, अगली चीज़ों को लेके जाना है। और मैं समझती हूँ कि मेरी पूरी कोशिश है, जो मैंने 3 साल में अभी तक, मैं भी आपको बता दूं कि अनफॉर्चुनेटली मैं उस जगह पे नहीं पहुंच सकी जहां मुझे पहुंचना चाहिए था। तो इसलिए मैं अभी तक उसके ऊपर आपको कोई प्रॉपर जवाब इसलिए नहीं देना चाहती कि क्योंकि मैंने अचीव नहीं सबसे किया। बड़ी चीज मैडम ये है कि आप कोशिश करते हैं। कोशिश करना, आगे से काम होना ना होना अलग चीज होता है, कोशिश करना उस चीज के लिए ये बहुत बड़ी चीज होती है। और हम अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को कि आप चीजों में बेहतरी लाने के लिए बिल्कुल। कोशिश तो करती हैं। बहुत सारे लोग तो कोशिश भी नहीं करते। नहीं, इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रही हूँ और मैं फैसलाबाद के लोगों से वादा करती हूँ कि जिस मिशन के साथ मैं आई थी और जिस टेम्परामेंट के साथ मैंने ये पीटीआई ज्वाइन की थी और जिस तरीके से मैंने एक उस सोच के साथ मैं आज भी कायम दायम हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला मैं आप सबको एश्योर करती हूँ कि मैं ये तमाम काम करके जाऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एंड डेफिनेटली आई एम वेरी वेरी होपफुल कि चीज़ें सिर्फ और सिर्फ बेहतरी होंगी। और बिल्कुल हनान, आपने सही कहा, बहुत सारे लोग तो कोशिश भी नहीं करते हैं। जब आपको रोड ब्लॉक्स मिलें, जब बगैर किसी वजह के लोग आपका काम जो है मुश्किल बनाने की कोशिश करें, तो बहुत सारे लोग जो हों वो गिव अप कर दें या वो कोशिश भी ना करें, वो कहें हमें क्या फर्क पड़ता है। तो नहीं फातिमा, ये मैं आपसे एग्री करती हूँ बिल्कुल। देखिए हम सब लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, हम ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम चीज़ों को आगे लेके चलें। अब आप ये देखें कि आपका बिल अगर बिजली का ज़्यादा आ जाता है और उसमें कोई आपको एरर नज़र आता है, तो हमारे पास टाइम नहीं है कि हम जाके ऑफिस में बताएं। बिल्कुल ऐसे ये चीज़ें जो हैं हम सबको अपने हकूक लेने के लिए अपना टाइम निकालना पड़ेगा। और तभी लोग समझेंगे कि हम जो हैं अगर गलत काम किया तो लोग हमारे पास पहुंच जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा ना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, क्योंकि हर जगह पे हर कोई पहुंच नहीं सकता और जाके रियलाइज नहीं करवा सकता जी कि आपने ये काम क्यों ऐसे किया, क्योंकि इंडिविजुअली कहाँ कहाँ पे नजर रखी जा सकती है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है आवाम के अंदर, लोगों के अंदर। एक अवेयरनेस जरूरी है कि सही क्या है और गलत क्या है। कहाँ तक नजर आता है हमारी सोसाइटी में, कैसे उसे इम्प्रूव किया जा सकता है? देखिए फातिमा, आज मैं जिस पोजीशन पे बैठी मैं बात करूंगी ना, तो लोग किसी और तरीके से उसको लेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। देखिए बात वही है कि आप जो लोगों ने तरक्की की है, ये फैसलाबाद बहुत छोटी सी जगह थी, आप तो बहुत छोटे होंगे इस वक्त। फैसलाबाद में चंद लोग थे और उसके बाद वो ही आज जो है वो एक साइड पे हैं और बहुत सारे लोग आगे बढ़ चुके हैं। देखिए इंडिविजुअली अगर जैसे हम एक घर को ओन करते हैं ना, मेरा घर है, ये मेरा घर है, मेरा घर है, मेरे ये बच्चे हैं 4, मैंने इनको कंसंट्रेट किया, मैंने इनको तालीम दिलाई, मैं इनके पीछे भागी और आज वो वाकई किसी मुकाम पे पहुंच गए। अगर हम फैसलाबाद को, हम पाकिस्तान को, हम हर शहर को, हर गली को अपना समझे, खुदा जानता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हम उस तक ना पहुंच सके। और मेरी तो वैसे ज़ाती राय ये है कि दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। मुश्किल ज़रूर है और नामुमकिन नहीं है। जब भी कोई बात होती है किसी भी जगह पे, मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, जैसे मैं अभी आपको कहा कि 3 साल लग गए हैं मेरे डीपीएस के काम को, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं उसके गिव अप नहीं किया, मैं उसके पीछे हूँ, नाउमीद नहीं हूँ। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके इसके ऊपर काम करेंगे। और यही मैं स्पिरिट जो है वो आप लोगों से चाहती हूँ, अपनी यूथ से चाहती हूँ, अपने सीनियर लोगों से चाहती हूँ कि हम लोगों ने मिल के इसको आगे बढ़ाना है। आप यकीन करें, वही बात आप कर रही हैं, कुरान पाक में ये हुक्म है कि अगर आपके रास्ते में कोई कांटा या कोई पत्थर पड़ा है, आप उसको हटा के गुजरें, क्योंकि आने वाले का हमने सोचना है। बिल्कुल इस पे मैडम मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। फिरदौस राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एमपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं।
मैडम क्या कहेंगे, टिपा की जिम्मेदारियां आपको सौंपी गई हैं और शहर फैसलाबाद की ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से क्या स्ट्रेटजीज आपकी तरफ से बनाई जा रही हैं, किस तरह से लेके चलेंगे? जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है ताकि ट्रैफिक ब्लॉक ना हो, तो क्या प्लान्स किए गए आपकी तरफ से? देखिए 9 महीने पहले मुझे ये असाइन की गई थी एज अ फोकल पर्सन, और हमने कोशिश की, ट्राई किया, लेकिन वो क्योंकि ऑफिशियली डेजिग्नेट नहीं थी जॉब जो थी मेरे लिए, तो उन्होंने फिर उसके ऊपर हमने ये 9 महीने में अब फाइनलाइज किया ट्रैफिक मैनेजमेंट को। तो अब बात यह है कि फैसलाबाद एक बहुत पुराना शहर है और वो एक 8 बाज़ारों के ऊपर मुहित है, और वो जो बाज़ार हैं आपको वो आपने भी देखे होंगे, मैं भी जानती हूँ उसको, कि फैसलाबाद बेसिकली तो एक छोटी सी जगह है ना। उसके बाद अब बहुत हमने कॉलोनीज बना दी हैं, वो सारा कुछ कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो गया। उसके ऊपर आज जो है मेरी मीटिंग है अभी आपके बाद डीजी के साथ। आप जो बात कर रहे हैं अभी, आपने सुबह भी मुझे वो जो दिया है अपडेट सुबह वाली कि ट्रैफिक पे आज यहाँ ब्लॉकेज है, यहाँ है, बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री करती हूँ, और मुझे ये अंदाज़ा है कि कहाँ कहाँ हमें जो है चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। देखिए हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी लाइजॉन नहीं करती, ये एक एजेंसी है, टीपा है जी, ट्रैफिक प्लानिंग मैनेजमेंट और एजेंसी के तौर पे इसने काम करना है। अब ये छोटा सा प्रोजेक्ट तो नहीं है, इसमें तमाम हमें म्यूनसिपैलिटी के लोग, तमाम लोगों का लाइजॉन होगा तो हम आगे बढ़ सकेंगे। तो इस लाइजॉन के जरिए जरा जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स खराब हैं सबसे पहले वो तो सही करवाएं शहर के। मैं आपको बताऊं, मैं खुद रोज स्टेशन वाले जो है आपको पता होगा सिविल हॉस्पिटल के सामने, उसमें रोज खुद फंस जाती, और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उसके ऊपर फोकस करूं, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा टाइम दें। बिल्कुल आप मेरे से पूरा आज से 1 महीने बाद फीडबैक लीजिएगा, क्योंकि अब ऑफिशियली मैं डेजिग्नेट हो गई हूँ। अब मैं पूरी कोशिश करके कम से कम, देखिए जो आपके शहर के अंदर के हमारे ट्रैफिक सिग्नल हैं और बाकी तमाम चीज़ें हैं, उसके अलावा देखिए ये जो हमारी ट्रैफिक इंक्रोचमेंट है, अब कचहरी बाजार में कितनी कोशिश की है, 3 साल आई थिंक कि हमने इसके ऊपर लगाए हैं, लेकिन कचहरी बाजार को हम ट्रैफिक की इंक्रोचमेंट से नहीं उसको कर सके। देखिए वो अब बताएं वही बात कि जब हम खुद नहीं कोशिश करेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है अपने फैसलाबाद के लोगों से और उन दुकानदारों से कि जब तक वो खुद नहीं अपने बाजार को चौड़ा करेंगे, जब हम खुद नहीं चाहेंगे कि हमारी यहाँ पे तरक्की हो, हम कोई बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके, हम कैसे आगे जा सकते हैं। अब आप बाहर चले जाएं, वहाँ लंदन में और सब स्ट्रीट्स खाली हैं, और मैंने तो ये प्रपोजल दिया था कि हम बाज़ारों में बिल्कुल ट्रैफिक जाने ही ना दें, और वहाँ एक बना दें शटल सर्विस, और उस शटल सर्विस के थ्रू लोग अंदर जाएं और मॉडर्नाइज करें इस चीज़ों को, और वहाँ बाहर दोबारा से आ जाएं। देखिए, और वहाँ पे हमारा पार्किंग प्लाजा कोई नहीं, और उसके सामने कोर्ट्स हैं। देखिए वो इतना कंजस्टेड एरिया है पूरा, ये जो आपके डाउनटाउन आप जिसको कह सकते हैं, जिसमें आपके कमिश्नर ऑफिसेज हैं और ऑफिस सारे हैं, लोगों को आना होता है, लेकिन वहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं। मैं आपके साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, और इंशाअल्लाह ताला आप आज से पूरे 1 महीने बाद आप मेरे से इसकी फीडबैक लें। इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करके आपको उसका कुछ ना कुछ जो है बेहतरी ला के दिखाऊं। बिल्कुल। और कोई आपके माइंड में चीज़ें हैं जो कि सबसे पहले फोकस करनी चाहिए लाजमी तौर पे, क्योंकि ट्रैफिक के मसाइल तो पूरे शहर में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक अंडरलाइंग स्ट्रैटेजी, जिस तरह से सिग्नल्स के हवाले से बात की, इंक्रोचमेंट के हवाले से बात की, कोई स्ट्रैटेजी? मसाइल काफ़ी ज़्यादा है बाद में, जिस तरह बात ट्रैफिक के मसाइल पे हो रही है, इसी तरह ट्रैफिक सिग्नल्स की बात की हनान ने भी, मैडम ने भी, ये हमारा एक बड़ा मसला रहा है और है भी कि बेशतर हमारे जो चौक चौराहे हैं उन पे मौजूद जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो ख़राब हैं। दूसरी बात ये हुई है कि जो ट्रैफिक पुलिस जिसका काम सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक को कंटिन्यू रखना है, उसको चालान पुलिस बना दिया गया है। अगर हम उनके हाथों से वो चालान वाली कापियां या जो उनको टारगेट दिए जाते हैं उनसे उनको निकाल के खालिस्तन सिर्फ ट्रैफिक के बहाव को रवां दवां रखने पर लगा दें, तो इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। मैं सिर्फ एक छोटा सा इसमें वाक़या कोट करता हूँ। 2 रोज़ कबल अलाइड हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहे थे, गाड़ियों का बहुत ज़्यादा रश था, एम्बुलेंस भी एक रश में फंसी हुई थी।
मगर अलाइड हॉस्पिटल जो कि फैसलाबाद डिवीजन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उस के सामने एक भी ट्रैफिक वार्डन तैनात नहीं है मैडम। और उससे चंद गज के फासले पे पीछे जो चौक, जिसे अकबराबाद चौक कहा जाता है, वहां पे 4 वार्डन एहलकार थे जो कि सिर्फ और सिर्फ वो चालान की पर्चियां काली कर रहे और महकमे के लिए रेवेन्यू जमा कर रहे थे। उनकी जो ड्यूटी है, हालांकि वो ड्यूटी होनी चाहिए थी अलाइड हॉस्पिटल के सामने, वहां से एम्बुलेंसेज है, एक एक मरीज के लिए तो एक एक सेकंड, एक एक लम्हा भी उसकी जिंदगी के लिए कीमती होता है। और वो जो एम्बुलेंस जोर जोर से उसका सायरन बज रहा होता है, वो उसका सायरन नहीं होता, बल्कि वो उसके अंदर जो लेटा हुआ मरीज है वो अपनी जिंदगी के लिए इल्तिजाएं कर रहा होता है। तो इस सारा ये मामला है, इसमें जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी बहुत ज्यादा नाअहली है। उसके बाद जिस तरह मैडम ने बात की इंक्रोचमेंट की, हमारे फैसलाबाद अंदरून शहर जिसमें 8 बाजार आते हैं या दूसरे एरिया जिसमें जिस तरह ये शेखपुरा रोड भी है, तमाम रोड्स पे सवाई कैनाल रोड पे इंक्रोचमेंट है हमारे। आधी आधी रोड जो है वो ठेले वालों ने या गाड़ी पार्क करने वालों ने या किसी ने बाइक लगाई होती है। अगर हम सिर्फ इसी पे अपनी एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, किसी मुनासिब जगह पे अपनी गाड़ी खड़ी करें, बाइक खड़ा करें, या फिर अपना वो ठेला लगा के उधर अपना कारोबार करें, अगर सिर्फ हम इतना ही काम करें, हर बात में हम इदारों को ब्लेम नहीं कर सकते। आप इदारों को छोड़ें, अगर आप ही जिम्मेदार शहरी बनेंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, तो उससे ही हमारी बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो आसान हो सकती हैं। आपने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की अभी, जो कि एम्बुलेंसेस के हवाले से थी। आई थिंक हम सब ने देखा है कि एम्बुलेंसेस ट्रैफिक के अंदर फंसी हुई नजर आती हैं और रास्ता नहीं देते हैं लोग। बहुत शर्मिंदगी की बात है और अफसोस की बात भी है, क्योंकि ना सिर्फ मरीज बल्कि उसकी जो पूरी फैमिली होती है, उनका जो सांस है वो रुका होता है उस वक्त तक जब तक वो कहीं पहुंच नहीं जाते और इमरजेंसी एक्चुअली तो फातिमा होता ये है, मैं आपकी बात मैं चाहती थी हम इस पे हनान डेफिनेटली, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है ना आपके और अलाइड हॉस्पिटल्स, इनके स्किप फेज होने चाहिए, स्लिप फेज होंगे। बिल्कुल, इस पे मैडम आप वर्किंग करें, हम बल्कि मुकम्मल तौर पे आपके साथ है। जो भी इश्यूज है उनको मिलकर रिजॉल्व किया जाएगा। वक्त क्योंकि कम है तो ब्रेक का वक्त है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज के शो में आने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त जो है उससे हमें नवाजा। तो इसी के साथ नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है कि मौसम खुशगवार हो रहा है दिन ब दिन, तो फातिमा घरों में पकवान तो जबरदस्त पकते हो। बिल्कुल अनान, पकवान भी बनते हैं। और जैसे मैंने आपसे शो के शुरू में भी एक चीज पूछी थी कि कौन सा ऐसा गाना है या कौन सा ऐसा म्यूजिक है जो कि आप सुनना पसंद करते हैं, एंड आई थिंक अब बता ही दें कौन सा गाना पसंद करते हैं। मैं मोस्टली वैसे आतिफ या फिर हमारे उस्ताद राहत फतेह अली खान, अरे वाह, मतलब सिंगर हैं और मेरा ख्याल सब कॉन्टिनेंट पे जितना बड़ा नाम उनका है, पूरी दुनिया के अंदर किसी शख्स ने उतना नाम म्यूजिक इंडस्ट्री में। और हनान, सबसे मजे की बात यह है, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स नुसरत फतेह अली खान फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, तो जब भी नाम सुनते हैं तो वैसे ही मतलब फख्र हो जाते हैं कि भाई फैसलाबाद से एक ग्लोबल स्टार जो है निकलकर ना सिर्फ फैसलाबाद का बल्कि पाकिस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया, और बल्कि फैसलाबाद अब उनके नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और राहत फतेह अली खान भी जब दुनिया भर के अंदर जाके कंसर्ट परफॉर्म करते हैं, अभी जा रहे हैं कुछ दिनों तक, मेरी उनसे चंद दिन पहले मुलाकात भी हुई थी, तो बताया था लंदन के अंदर शो कर रहे हैं। तो लंदन के अंदर भी शो कर रहे हैं और उसके साथ साथ यूके में बहुत सारे और स्टेट्स में भी जाएंगे, वहां पे भी जाके और शहरों में भी जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो जब वहां पे परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स जब पूछते हैं पहले पाकिस्तान फिर लायलपुर यानी फैसलाबाद का नाम लिया जाता है कि यहाँ से ताल्लुक है, तो हमारे लिए बड़ा फखर का मुकाम होता है। और खास तौर पे तो पता है कि मेरे लाइफ के 5 साल जो हैं वो लंदन में गुजरे हैं। तो जब कोई भी आप सुनते हो ऐसी चीज पाकिस्तान के हवाले से या फैसलाबाद के हवाले से, तो वैसे ही जब आप वहां होते हो ना, बड़ा वैसे ही अकेला फील हो रहा होता है, अपने मुल्क से बड़ी दूरी महसूस हो रही होती है। तो जब आप ऐसी आवाजें और ऐसे लोगों की कहानियां सुनते हैं जो आपको वापस अपने घर की याद दिला देते हैं, और एक कनेक्शन आपका बिल्ड हो जाता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। लेकिन जब घरों में पकवान की बात आती है तो यहाँ पे हम लाजमी तौर पर रिकमेंड करना चाहेंगे जनाब, उसके लिए ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी खाने को लज्जत बख्शने के लिए। तो हम रिकमेंड करेंगे आपको गोल्डन कुकिंग ऑयल, क्योंकि गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का यह कहना है कि इसे अफजान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ डबल ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि आपके खानों की लज्जत को 4 चांद लगाए जाए।
यही नहीं बल्कि इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है, जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों की लज्जत को चार चांद लगे लेकिन इसके साथ साथ आपकी सेहत पे भी मुस्बत असरात पड़े, तो उसके लिए आपने बाजार में जाते सबसे पहले इंतखाब करना होगा गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन वेजिटेबल घी, ताकि आपके खानों की लज्जत को चार चांद बिल्कुल हनान। एंड डेफिनेटली क्योंकि कैलोरीज भी थोड़ा सा हम ध्यान रखते हैं कि नॉर्मलाइज हो और खाने भी आपको स्किप ना करने पड़े, क्योंकि कभी भी डाइटिंग या अगर आप वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप अपने मील्स स्किप करने लग जाएं या आप खाना छोड़ दें, क्योंकि वो ओवरऑल आपकी सेहत पे बहुत बुरा असर करता है। इसीलिए गोल्डन कुकिंग ऑयल का यही फायदा है कि आप खाने भी इंजॉय कर सकते हैं और साथ ही साथ कैलोरीज की आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेंगी। और आज की दुनिया में कोविड-19 के बाद की जो दुनिया है उसकी एक रियलिटी है कि इम्यूनिटी कितनी जरूरी है। एंड आई थिंक दैट्स जस्ट समथिंग जो कि हम लोगों को रियलाइज हुआ है इस सारी सिचुएशन के अंदर। और अगर एक लेसन हम सीख सकते हैं तो वो हमेशा यही है कि अपनी इम्यूनिटी को नो मैटर व्हाट आपने बेहतर रखना है। इसलिए हमारा इंतखाब सिटी 41 का इंतखाब सिर्फ और सिर्फ गोल्डन कुकिंग ऑयल है। और हनान अब मैं मतलब मौसम अच्छा है, हाँ। ठीक है, हमने खानों की भी बात कर ली है। मुझे लग रहा है आज हनान के घर पे कोई बहुत मजेदार सी डिश जो है वो बनाई जा रही होगी। आना ना शाम को, आप चक्कर लगाना इंशाल्लाह। डन हो गया। और मुझे ना अब जो मेरी कंसर्न है, ठीक है, खाना, मौसम और एक चीज जो है उसमें मिसिंग है और वो है गाना। गाना, खाना और गाना, इनका साथ जो है हमेशा रहता है। तो आज खास तौर पे हमने अपने स्टूडियो का माहौल बेहतर बनाने के लिए और वो लोग जो कि इस वक्त हमें ट्यून अप करके टीवी पे देख रहे हैं उनका जरा एटमॉस्फेयर बनाने के लिए खास तौर पे हमारे फैसलाबाद का बहुत बड़ा सिंगिंग का नाम है। जी हाँ, मेरी मुराद शुजा से है। शुजा एहसान हमारे साथ सिंगर मौजूद होंगे, बड़े गा रहे हैं, आजकल इनके वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और उनके साथ साथ एक उभरता हुआ और सितारा हमारे साथ अक्सा भी मौजूद होंगी, मॉडल है हमारे शहर फैसलाबाद की, और इसके साथ साथ ट्रैफिक के लिए भी इन्होंने एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम किया है सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ। तो आपको भी वेलकम करते हैं अक्सर शो के अंदर। तो शुजा की तरफ चलते हैं। शुजा, क्या कैसे आप, बड़े गाने वायरल हो रहे हैं आजकल आपके। वाह जी वाह, पहले तो थैंक यू वेरी मच 41 का, हमेशा हमें फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और सेकेंडली अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर ही जा रहे हैं और अल्लाह का वादा भी है, मेहनत करते रहो, कुछ ना कुछ चल ही जाएगा सिस्टम। बट आई एम हैप्पी कि आपके सॉन्ग के ऊपर 1 लाख से ज्यादा व्यूज विद इन अ मंथ। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर यू। बल्कि मैं सुबह चेक किए तो 153K हो गए थे। अरे वाह, क्या तो बात है, बस। कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो। सोचा था ऐसे होगा, आई थिंक सोचते सब हैं, लेकिन जब वो मोमेंट एक्चुअली में आती, क्योंकि कोई भी काम करता है नहीं, ये मैंने सोचा नहीं था नहीं एक्चुअली। सोचा था। असल में ना बस ऐसे ही हमने, मेरे मैनेजर हैं, उन्होंने देखा फौरन कि ये गाना करना चाहिए, तो हमने एक ही दिन में रात को ही हमने रिकॉर्ड किया, अगले दिन इसका वीडियो बस बहुत नॉर्मल सा बना के कर दिया अपलोड। शुजा, समटाइम ऐसे भी होता है ना, हम लोग जब गैदरिंग में आप, मैं और हमारा कुछ फ्रेंड सर्कल बैठा होता है, वैसे ही गुनगुना के कुछ अपलोड कर दे, पता नहीं चलता वो भी वायरल हो जाता, एग्जैक्टली ऐसे ही। समटाइम होता है ऐसे, और समटाइम इंटेंशन के साथ आप पूरा गाना बनाते हैं और देखा ही नहीं जाता, होता है ना ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ये डिपेंड करता है ऑडियंस के मूड पे, किसे ये उठा दे। असल में डिपेंड करता है कि अल्लाह के मूड पे, अल्लाह जिसको बेशक चाहे। बेशक, अरे वो तो क्या सबसे बात, पहली क्या चीज है। हाँ, एग्जैक्टली। अल्लाह ताला, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने जिसे तरक्की देनी हो उसे वाह। माहौल वैसा देता है, उसे वाह, दोस्त वाह, वैसे ऐसे ही है, देता है, उसे बिल्कुल। मौके वैसे देता है। ऐसे ही। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है कि वो इंसान को नवाजता है। वैसे टिकटॉक पे भी बड़े फेमस हो रहे हैं आपके गाने, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी। ये देखिए माशाल्लाह, इसने मेरे सामने ऐसे एक वीडियो नॉर्मल सा बनाया था, मेरे सामने बैठे हुए, तो इसने उस पे स्नैक वीडियो पे अपलोड किया। तो सारी रात हम बाहर थे किसी पार्टी पे, तो सुबह तक इसके तकरीबन 2.5 लाख से फॉलोअर ज्यादा हो गए। फिर करते करते एक वीक में, इसके 1.5 वीक में शायद 8.5 लाख फॉलोअर हो गए इसके। अरे क्या साहब बात है। बताया ही नहीं तुमने मुझे। आप चेक कर सकते हैं। 8.5 लाख फॉलोअर कर लिए। अच्छा, तो बल्कि मुझे स्नैक ने ऑफिशियली मुझे कांटेक्ट किया, इसको कहीं मैसेजेस करते रहे, इसने नहीं देखा, तो उन्होंने मुझे किया कि यार इसकी आईडी में सिर्फ इसने आपको फॉलो किया हुआ है, तो आप इसके क्या लगते हैं। मैंने कहा शी इज माय गुड फ्रेंड। तो कहते हैं कि हमें इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाएं, तो स्नैक ने इसके साथ ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट किया है। अभी अरे अच्छा वाह, बताओ जरा, ये क्या राज है। असल में मुझे खुद भी नहीं पता था। बेसिकली मैं ये वीडियोस बनाती नहीं थी, तो मुझे ये सजेस्ट किया उसने अपना, इस तरह से दोस्त बैठे थे ऑफिशियली। शुजा ने भी कहा कई बार, अक्सर तुम ये वीडियो बनाया करो, और साथ में जो है वो साकिब होते थे, उन्होंने भी कई बार कहा कि आप वीडियो बनाया करें। मैंने ऐसे ही बनाई रात को, इसी की सॉन्ग पे बनाई एक बार।
रात को हम इकट्ठे ही बाहर घूम रहे हैं और मैंने देखा पहले 10K हुए, उसके बाद आहिस्ता 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 अभी मैं जितनी भी ज़्यादा वीडियोस बनाती हूँ मैं शुजा का ही साउंड यूज़ करी होती हूँ सॉन्ग्स का, तो वो बहुत ज़्यादा वायरल होती लेकिन हैं। मोस्टली तो आप बनाते ही नहीं, पार्टीज वगैरह में भी हम जहाँ पे इकट्ठे होते हैं। हाँ मगर नहीं, इसके आप ट्रैक खोल के देखिए ना, मोस्टली मेरे गानों पे इसने बनाई है और मैं जब भी अपना स्नैक ओपन करता हूँ तो वो कई 10,000 लोगों ने वीडियोस बनाई है, इतनी वीडियोस बनी है उन साउंड पे, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, इसकी वजह से चल रहा है सिस्टम। सो अक्सा, वो कहते हैं ना ब्यूटी और अच्छा सॉन्ग जब हाँ, क्लिक कर जाता है, तो क्लिक कर गया। और हैरत की बात यह है कि एक वीडियो ने 8.5 लाख फॉलोअर आपको दिए। इमेजिन करो, वैसे अक्सा बनाया करो इसे एज अ प्रोफेशन। देखो आप अब इसने स्पेशल आईफोन लिया है, आईफोन ले लिया वीडियो के लिए, मतलब वीडियोस बनाने के लिए। क्या बात है। तो अक्सा, आपने भी वैसे बहुत सारे सॉन्ग्स के अंदर भी परफॉर्म किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसी जर्नी रही, किस तरह से इस फील्ड के अंदर आए, जरा इस हवाले से भी बताएं। बेसिकली इस फील्ड में आने का पर्पस जो था वो मेरा ये था कि कुछ नया करना। इसमें डेली आप क्रिएटिविटी करते हैं, आपको वो जो चीज़ें हैं ना बेहतर लगती हैं। मतलब इसमें जितनी आप जद्दोजहद करते हैं, जितना ज़्यादा आप इस पे फोकस्ड करते हैं, तो आप उतना ज़्यादा मतलब अपने आप को, अपनी एबिलिटीज़ को दिखा सकते हैं। तो इसको ज्वाइन करने का मेरा ये भी पर्पस था। दूसरा, इसमें बोरियत नहीं होती, आप मतलब सोशल मीडिया के साथ भी मैंने वैसे जब आपका सबसे पहला प्रोजेक्ट देखा था जिसमें राउफ ने आपको लिया था, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, इन्होंने पंजाब पुलिस के लिए एक सॉन्ग किया था और वो इतना वंडरफुल सॉन्ग था, इतना वंडरफुल एक्ट किया इन्होंने उसमें। एक प्रॉपर वे में दिखाया गया कि एक लड़की को किडनैप किया गया, फिर पंजाब पुलिस ने जाके किस तरह से वो बचाया, बिल्कुल बचाया। उसको प्रोडक्शन जो है वो राउफ ने की थी और डायरेक्शन भी बड़ी जबरदस्त तरीके से उन्होंने की। और इन्होंने एक्ट भी उसमें बड़ा जबरदस्त तरीके से किया था और स्पेशली उसके लिए तकरीब भी एसपी जो एसएसपी ऑपरेशन है, उन्होंने खास तौर पे ऑफिस के अंदर रखवाई थी, हमने उसे कवर भी किया था। और अक्सर बहुत अच्छा आपने उसमें परफॉर्म किया और वो मेरा ख्याल डेब्यू था इनका। जी बिल्कुल। तो अभी इनके साथ मेरा भी गाना आ रहा है, वो सरप्राइज है, जब वो गाना आएगा तब हम दोबारा आएंगे इंशाल्लाह उसकी लॉन्चिंग के लिए। इंशाल्लाह, बिल्कुल। और जो पहला आपका प्रोजेक्ट था जिसके हवाले से हनान भी बात करें, कि आपने ज़्यादा उसको थॉट दिया था मुझे करना चाहिए, कोई ऐसा मोमेंट नहीं था पता नहीं होगा या नहीं हो सकेगा, क्या थिंकिंग थी आपकी? असल में तब मैं जॉब कर रही थी, तो जो अब्दुल रऊफ सर हैं उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था। एक इवेंट था मेहंदी का, उसके लिए उन्होंने मुझे जो था वहाँ से अपना देखा, उन्होंने कहा मुझे ये प्रोजेक्ट, अभी मैं तब साथ में इसको कंटिन्यूसली नहीं मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया था, तो वो एज अ पार्ट टाइम वैसे ही मैंने इसको किया था। तो लेकिन वो जो उनकी डायरेक्शन थी और साथ में हसन जवेद थे, उन्होंने जिस तरह से मुझे गाइड किया था, वो बेसिकली ज़्यादातर उनका ही इसमें रोल है। बिल्कुल। वैसे शुजा, इस चीज़ को मानना पड़ेगा, राउफ नया टैलेंट बहुत अच्छा तलाश कर। हाँ बिल्कुल, ऐसे हम भी उनके लाए हुए टैलेंट है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हमें रेडियो ने CD 41 ने, क्योंकि उन्होंने कोरोना के अंदर भी सॉन्ग तैयार किया, बिल्कुल ऐसे ही। फिर पंजाब पुलिस के लिए सॉन्ग तैयार किया राउफ ने, उसके बाद फिर ट्रैफिक पुलिस का गाना है वो मैंने गाया है, नर्सिंग के लिए गाया है, नर्सिस के लिए वो मैंने गाया है, FWC वेस्ट मैनेजमेंट का, बिल्कुल वो भी मैंने गाया। उन्होंने अदारों को ट्रिब्यूट प्रॉपर दिया है और ये बहुत अच्छी चीज और है। सोशल अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है ना। हाँ, डेफिनेटली जब आप उसे कनेक्ट कर देते हो किसी आर्ट फॉर्म के साथ, तो आई थिंक लोगों के साथ वो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो मैसेज पहुंचता है, रेजोनेट करता है, रादर देन कि आपको एक सीरियस तरह से मैसेज दिया जाता है। कुछ लोग समझ जाते हैं, बाकी लोग आगे कर जाते हैं। तो आई थिंक म्यूजिक शुजा से कुछ सुने फिर, मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत चले। तो शुजा क्या सुना रहे हैं आज आप? अभी मेरा एक गाना है न्यू, एक अमेरिकन प्रोड्यूसर है, म्यूजिक डायरेक्टर, उन्होंने मुझे सोशल मीडिया से सुन के मुझे उन्होंने कांटेक्ट किया था, रिजवान भाई हैं, उनका मैंने एक प्रोजेक्ट किया, तो मैं चाहूंगा वो आपको सुनाऊं। जी मैं वो सुनेंगे, लेकिन मुझे थोड़े से पहले ये बताएं कि जब गाना कंपोज करते हैं, कंपोजिशन क्योंकि एक आर्ट है, मैं ये समझता हूं, जब आप स्टूडियो में मौजूद होते हैं, लफ्ज आपके सामने है, आपने खेलना है उनके साथ, कहां पे हाई पिच पे जाना है, कहां पे लो पे आना है, फिर लफ्ज भी आपकी मर्जी के नहीं होते कंपोजिशन के। हाँ, शायद ऐसा होता है, मगर हनान भाई एक्चुअली सीन ये है कि जो लफ्ज होते हैं वो खुद कहते हैं कि मुझे इस तरह गाओ। अगर उदासी वाले हैं, बंदे को थोड़ी उसकी समझ होनी चाहिए कि ये लफ्ज किस तरफ जा रहे हैं, उदासी की तरफ जा रहे हैं, खुशी की तरफ जा रहे हैं, रोमांटिक है, तो उस तरफ फिर हम उस रागों में जाके कंपोज कर लेते हैं। मगर ये थोड़ा मुश्किल काम होता है, अल्लाह ही मदद करता है, अल्लाह की अता होती है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ अक्सा तूर मौजूद हैं, उनके साथ मजीद गुफ्तगू करते हैं। अक्सा, जरा बताइएगा
इस फील्ड के अंदर आना कैसे हुआ आपका, और आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? फ्यूचर में तो मेरा जो है वो ये प्लान है कि मैं इसमें ग्रो करूं। अभी टीवी ड्रामास की तरफ मेरा जो है वो रुझान है, और टीवीसी एड्स मैंने काफ़ी सारे किए हैं, और साथ में ये है कि अभी हाँ जी सुन रहे अक्सा। टीवी ड्रामास के बाद सोच में अक्सर मुझे लग रहा है अक्सा की स्माइल बड़ी मजेदार है और खतरनाक भी है, किसी भी टाइम निकल आती है। और अक्सा मेरा ख्याल आज नींद नहीं पूरी हुई अक्सा की, अक्सा थोड़ा नहीं, समझदार ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे ही बस जो है ना वो तबीयत नहीं ठीक, तबीयत कल नहीं से वैसे शुजा के गाने सुन के तो बंदा शाश पिशाश हो जाता है समटाइम। अच्छा, ड्रामों में आपने का आने की बात की, तो सबसे पहले अगर किसी ड्रामे के अंदर आपको मौका मिले किसी एक्टर के साथ परफॉर्म करने का, किसके साथ करना चाहेंगे? मुझे तो एक्ट्रेस अच्छी लगेगी, आयजा खान। आयजा खान के साथ आप करेंगे? अरे क्या बात। आयजा खान के साथ एज अ हीरो काम करेंगे? नहीं तो हीरो चाहिए ना आपको, आप हीरोइन बनेंगी, तो हीरो कौन होगा? हीरो मुझे अभी कोई भी नहीं अच्छा लगता। एक भी हीरो नहीं अच्छा लगता? तो आप ड्रामे में क्या मतलब वन मैन आर्मी? नहीं, ये हीरोइन की बहन बनेगी। हीरोइन की बहन बन जाऊंगी, उसके साथ कुछ हीरोइन नहीं कभी भी बनना चाहते? हीरोइन बनूंगी, लेकिन कोई भी मिल जाए हीरोइन का काम करना है साथ में, तो वो इसको हीरो लेके फिर भी कोई एक होता है ना यार, इसके साथ काम करूंगी जरा, मतलब एक्टिंग आई अच्छी थिंक करता अच्छा है। कहना चाह रही है कि शी इज वेरी प्रोफेशनल अबाउट इट, कि उनको काम यस शी इज, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग के वो किस हीरो के साथ करना चाहेंगी। मतलब एक होता है ना यार, इसकी एक्टिंग क्लिक की है। हाँ बिल्कुल, फिर मैं अगर कोई मुझे हीरो चाहिए तो वो साथ में हुमायूं सईद। अरे हुमायूं सईद, ये जो मेरे पास तुम वो करके इन्होंने छाप छोड़ी है ना अपनी इंडस्ट्री के ऊपर, मेरा ख्याल है वैसे भी इससे पहले भी बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स, सुपरस्टार है हमारे। और आई थिंक सम पीपल जस्ट क्लिक विद द ऑडियंस, एंड आई थिंक इट्स ऑल अबाउट दैट क्लिक, जो आपका ऑडियंस के साथ कनेक्शन बन जाते कि वो सच में ऐसे हनान समझते हैं। इवन आई थिंक मी यू नो एज वेल कि यू फील लाइक कि आप उनको जानते हो, इवन दो प्रोबेबली वो आपको नहीं जानते। अच्छा, दो चीजें होती है ना इसमें कि यू हैव टू बी अ गुड लुकिंग पर्सन, देन एक अच्छा एक्टर होना, ये कॉम्बिनेशन बने तो बंदा सुपरस्टार बनता है। लेकिन से ज्यादा प्रेजेंटेशन अब मैं प्रेजेंटेशन के हवाले से गुफ्तगू करना लगा। इमरान हमारे जो एक्टर हैं जिन्होंने भोले का रोल जो है वो किया, वो क्या एक्टिंग की यार उसने, और मेरा ख्याल है वन एंड ओनली, लाखों नहीं अब करोड़ों फैन उन्होंने अपनी उस एक्टिंग की वजह से बना रही है। और भोले का वो मतलब एक मस्त किस तरह से गुफ्तगू करता है। उसके बाद ये जो अब न्यू एक और उसके बाद आया था उनके वो उसने की स्पिरिचुअल सा मतलब ये डिपेंड करता है ना कि आप किरदार के अंदर अपने आप को ढाल लो और उसी तरह आप परफॉर्म करो, उसी तरह अपने आप को पोर्ट्रे करो जिस तरह से हकीकत के अंदर वो शख्स मौजूद बिल्कुल। होता है। अक्सर मैं आपसे जरूर पूछना चाह रही थी कि आप पहले से आपके सोचा हुआ था आपने कि मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ, शौक था, या इट हैपेंड जस्ट बाय लक? मैं इसको ज्वाइन कर चुकी थी स्टार्ट में 2017 में, फिर उसके बाद ड्यू टू सम रीज़न पब्लिकली मतलब लोग जो होते हैं ना इसको गाइड करने लग जाते हैं हमें कि ऐसे तुम ये करोगी तो फैमिली पे ये जो है इफेक्ट जाएगा तुम्हारी, और इससे जो है ना एक इमेज डर लगता है ना जब कभी लड़की स्टार्ट करते, तो हम इसको ज्वाइन करने से पहले थोड़ा सा सोचने लग जाते हैं सोसाइटी के हवाले से जो बैकलैश शायद पॉसिबली आ सकता है। इसीलिए फिर मैंने इसमें, तब मेरी एज भी ज़रा कम थी और मेरे पास इस तरह से जो है विल पावर नहीं थी सोचने की कि मैं अपने फैसले के ऊपर जो है वो रह सकती, अपना डिटर्मिन रह सकती। जी, तो इस तरह से फिर मैंने जब दोबारा से अपना 4 साल मैंने मार्केट में गुजारे, जॉब की, उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार मुझे दोबारा से जो मेरा शौक़ है उसकी तरफ मूव करना चाहिए। तो मैं सोचती रही इसके बारे में बहुत लंबे अरसे तक, फिर मैंने काम छोड़ दिया था मार्केट में। अभी दोबारा से फिर मैंने इसको इसलिए ज्वाइन किया कि अब मुझे इसमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है, और हम तो कोशिश करते हैं, बाकी अल्लाह पाक ने जैसा लिखा है होगा तो वैसे। फैमिली की तरफ से किस तरह का रिस्पांस मिला आपको? फैमिली को मनाना पड़ा या माने हुए थे? नहीं, फैमिली की तरफ से मुझे कोई रेस्ट्रिक्शन स्टार्ट में भी नहीं थी और अभी भी नहीं है, और बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज आई थिंक कि डेफिनेटली फैमिली का आपको सपोर्ट मिलता है ना, तो आप बड़े स्ट्रांग हो जाते हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आई थिंक डेफिनेटली फैमिली का सपोर्ट इज एवरी सिंगल थिंग, और आई थिंक आपको ज़िंदगी फेस करने के लिए ना आपकी फैमिली आपके साथ लाजमी तौर पे चाहिए थी। शुजा, आपका भी जो शौक है, आई एम प्रीटी श्योर इस पर
बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी आपको। तो कितना टाइम देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, रियाज करने के लिए? स्टार्टिंग में तो बहुत शौक होता था, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम देता था, यही करता रहता था। और तब घर वाले भी यही कहते थे क्या करते रहते हो तुम, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा अच्छा हो गया सेटअप सारा, तो अब कुछ मतलब ऐसा मसला नहीं है। दूसरा ये रियाज का टाइम अब कम हो गया है, अब यही रियाज का ज्यादा हो गया होगा। रियाज का टाइम कम हो गया, रियाज का ज्यादा हो गया। और बस ऐसे ही प्रैक्टिस जो हमारी अब स्टेज पे ही चलती है ज्यादा, शोज में ही अब होता है। फिर शोज से आके नींद पूरी करते हैं, फिर कुछ जो न्यू रिकॉर्डिंग्स करनी हो उस मामले में डिस्कस करते हैं, कुछ राइटर्स के साथ बैठ के और दूसरा कंपोजर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ बैठ के। कुछ मेरे मैनेजर मेरा बहुत अच्छा है, वो मुझे आइडियाज़ देते रहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ एक ऐसा इंसान के साथ होना चाहिए जिसकी वजह से आप आगे बहुत ज़्यादा ग्रूम करते हैं, वरना अकेले बंदे को समझ नहीं आती कि मैं कहाँ क्या करूँ, शोज को संभालूं, अपनी रिकॉर्डिंग्स को देखूं, या आगे मुझे क्या रिकॉर्ड करना चाहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ आज शुजा एहसान जो कि हमारे फैसलाबाद के फेमस सिंगर हैं, और उसके साथ साथ अक्सा जो कि मॉडल हैं, वो मौजूद हैं। और आज बड़ा ज़बरदस्त सेशन चल रहा है। शुजा ने बड़े थड़कते फड़कते गानों से जो है वो आज का माहौल हमारे स्टूडियो में, हमारी पूरी टीम भी बहुत एक्साइटेड हो गई है डेफिनेटली, क्योंकि मूड ही बदल जाता है। आप अच्छा गाना सुनते हो, अच्छी आवाजें सुनते हो, और स्पेशली बड़े रिफ्रेशिंग से चेहरे देखते हैं जब हम, तो सबका मूड वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है, एक्साइटमेंट जो है वो काफी ज्यादा होता है। बिल्कुल, और खास तौर पे जब भी म्यूजिक की बात आती है और मौसम अच्छा हो, वैसे ही आपका मूड इंतहाई खुशगवार होता है और सोने पे सुहागा हो जाता है जब अच्छा म्यूजिक आता है। बिल्कुल। और हनान, मेरा ख्याल है बक्सा से पूछ लेते हैं कि जब मौसम अच्छा होता है और सर्दियां भी आ रही हैं, तो क्या सबसे ज्यादा पसंद करती हो? कुछ लोगों को चाय पीना पसंद होता है कि बाहर बैठ के बस चाय पिएं, कॉफी एंजॉय करें, किस तरह से वेदर को एंजॉय करते? मुझे तो सूप पीना पसंद है। सूप, मुझे भी सूप बहुत पसंद है ना। सूप तो एक ऐसी चीज़ है, मोस्टली लोगों को ये पसंद ही होती है, लेकिन सूप में भी बहुत सारी चीज़ें मतलब होते हैं। आपको कौन सा सूप, वेजिटेबल सूप पसंद है, चिकन कॉर्न सूप? कौन सूप ज़्यादा पसंद करते हैं? और वैसे भी अब सर्दियां आ रही हैं, हर खाने से पहले सूप का इंतखाब बिल्कुल। और शुजा, आप किस तरह से वेदर को एंजॉय करते हैं? कभी कोई बारबेक्यूज होस्ट करते हो या बस पसंद करते हो कि पता है ये कैसे एंजॉय करता है? नहीं, मुझे ना अब आके मैं थोड़ा बीमार हो गया था, तो मुझे चीजें सारी मना कर दी है डॉक्टर ने। अच्छा, तो रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे हो? बिल्कुल ऐसे ही है। क्या अलाउड है खाना? बस सब्जियां वगैरह खाता हूँ। बस सब्जियां? हाँ, मुझे वैसे सर्दियों में कॉफी में ज्यादा शौक से पीता हूँ। हम जब जाते हैं कॉन्सर्ट्स पे, शोज में, तो मौसम वैसे ही बहुत अच्छा होता है। जब मोटरवे पे जा रहे होते हैं तो मैं स्पेशली अपनी सारी टीम को भी पिलवाता हूँ, खुद भी जरा अच्छे तरीके से। कॉफी से ना बड़ा मजा आता है। पेट भी कम कर लिया है काफी वैसे तुमने ना शुजा? जी बिल्कुल। मतलब पहले थोड़े हेल्दी थे। हाँ बिल्कुल, मैं जरा बीमारी की वजह से हो गया। यानी डाइट नहीं की? नहीं, हाँ, असल में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो इस वजह से डॉक्टर ने मुझे काफी सारी चीजें मना कर दी। बट स्टिल व्हेन यू हैव टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, तो आपको अपने आप को मेंटेन करना होता है। लुक्स अच्छी होनी चाहिए, फिट होने चाहिए हो आप, तोंद नहीं निकली होनी चाहिए, ये तमाम चीजें फिर टीवी पे आके भी ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही। हाँ, हो तो गए। बिल्कुल। अक्सर आप क्या कहेंगे, अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करती हैं आप? डाइट कंट्रोल करती हैं? वैसे वो तो नहीं करती, अक्सर हमारे साथ जब घूम फिर रही होती हैं आप। अक्सर फिट होने के लिए किचन को लॉक करना पड़ता है। असल में मैं डाइट तो जो है मुझसे होती नहीं है, खाती मैं बहुत ज्यादा हूँ। लेकिन ये आपकी खुशकिस्मती है कि जेनेटिकली आप ऐसे हैं कि मोटे होते नहीं है आप। हाँ। होता है ना, एक खाने के बाद हो जाता है बंदा मोटा, तो आप फिर भी फिट हैं वैसे क्या? बिल्कुल। ये पेरेंट्स की तरफ से? हाँ, पेरेंट्स की तरफ से। लेकिन अभी तो मैं बहुत ज्यादा फिर भी खाने की वजह से मोटी हो गई, क्योंकि ज्यादा वर्कआउट नहीं है, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है कि बाहर जाना पड़ता हो। जिम नहीं जा रहे आजकल आप? जिम जाना स्टार्ट किया था, लॉकडाउन हो गया, फिर दोबारा से डिमोटिवेट हो गई। इसने रात को भी यही कहा, मैंने कहा सुबह हम चलते हैं शो पे, कहती शुजा मैं मोटी हो गई हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम चलो साथ। असल में नहीं, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात इतने मोटे नहीं हो, ठीक लग रहे हो, बहुत अच्छी लग रही हो। और आई थिंक ज्यादा ना इम्पोर्टेंट होता है पुल ऑफ करना आप अपनी लुक को, क्योंकि डिफरेंट साइजेस, और आई थिंक इट्स आजकल तो स्पेशली
इट्स ऑल अबाउट बीइंग इंक्लूसिव। तो जितना आप जैसे भी हो, जो भी हो, अगर आप खुद को पसंद करते हो और आप में कॉन्फिडेंस है तो आई थिंक यू कैन पुल इट ऑफ। एंड कॉन्फिडेंस बड़ा जरूरी होता है। बिल्कुल। कॉन्फिडेंस के हवाले से क्या कहेंगी जब आप स्टेज के ऊपर या रैंप के ऊपर वॉक कर रही होती हैं, मॉडलिंग भी क्योंकि आप करती हैं तो उसके लिए भी एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आपको चाहिए होता है, ऑडियंस को फेस कर रहे होते हैं, तो कन्फ्यूजन तो शुरू पे होती होगी कैमरा फेस करने के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मामला बेहतर हुए, क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ, लेकिन ये एक डिफरेंट चीज़ है। मतलब जब मैंने वेरी फर्स्ट टाइम कैमरे को फेस किया था तब थोड़ी कन्फ्यूजन हुई थी, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को जब देखता रहता ना बंदा, तो वो आदी हो जाता है उन चीज़ों का। जब बिल्कुल, और डेफिनेटली आई थिंक इट टेक्स अ मिनट टू गेट यूज्ड टू थिंग्स। और हनान, एक और चीज़ है जो कि हम मिस नहीं करते। बिल्कुल, और वक्त क्योंकि कम है, हम शुजा से एक और गाना सुनेंगे, लेकिन गाना सुनने से पहले आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप आज शो के अंदर आए। शुजा आपका बहुत शुक्रिया, अक्सा आपका बहुत शुक्रिया, शो को 4 चांद लगाए। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा।